जय हिंद। तो आज का केमिस्ट्री का जो है केमिकल रिएक्शन, मतलब कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो है केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में ही इस वीडियो में जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, मतलब रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, ये इसका आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो इसमें आपको इस वीडियो को पूरा बेहतर तरीके से देखना है और इसको कंप्लीट तरीके से आपको सीखना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो बोर्ड एग्जाम है वो एग्जाम में यहाँ से जरूर आता है, 110% यहाँ से आता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा पूरा का पूरा वॉच कर लेना, जिससे आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये हम आपको गारंटी लिख के देते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए शायरी लेके आए, वो शायरी सुनिए, फिर आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, और जब मंजिल दूर हो तो रोया नहीं करते। कि उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, और जब मंजिल दूर हो तो रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग कुछ जीवन में खोया नहीं करते। ठीक है, चलिए यहीं से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको चैप्टर जो पहला फर्स्ट है इसको आपको समझाते हैं। पूरा का पूरा इस वीडियो में चैप्टर आपको समझाएंगे कि कैसे क्या होता है, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीजें आपको इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। देखिए यहाँ पर कि क्या है कि इसमें जैसे यहाँ से चलेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती हैं तो उसमें हमारा अपकारक होता है, उत्पाद होता है, रासायनिक अभिलक्षण होते हैं, रासायनिक में संतुलन करना होता है। तो आपको वहीं से हम समझाते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले आप समझिए रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी है इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें आपके दो तत्व होंगे। क्या होंगे? सीधा कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं तथा एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया? तो ये हमारी क्या थी? ये रासायनिक अभिक्रिया थी। रासायनिक अभिक्रिया में तो केमिकल रिएक्शन जो हमारा होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है कि जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक नया प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर जैसे समझ आ गई। अब इसमें क्या होता है, इसी में हमारे दो चीजें और होती है, जिसका नाम, एक का नाम होता है अभिकारक और एक नाम होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। देखो, एक अभिकारक आपका होता है, एक आपका उत्पाद होता है। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, इस चीज को इसमें समझिए। देखो अभिकारक क्या होता है कि सीधा सिंपल कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, जो तत्व भाग लेते हैं, जैसे मान लो ए और प्लस, हमने जो ये दो तत्व हैं इनको क्या किया, एक ए और एक बी हमारा तत्व है, इन इन दोनों क्या कहेंगे, ये जो दोनों हमारे हैं ये हमारे अभिकारक हैं। तो क्या सिंपल कहेंगे कि जो हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, तथा जो नया उत्पाद, जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। इसमें क्या बनेगा, ए बी इकट्ठा बनेगा, इसी को हम कहते हैं उत्पाद। ये हमारा क्या होगा, ये उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद होगा। तो समझ में आ गया? नहीं आ गया इतनी बात को? ठीक है, तो हमारे क्या रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। रासायनिक अभिक्रिया क्या थी आपको मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी और अभिकारक और उत्पाद की भी बता दी कि रासायनिक वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो तत्व भाग लेते हैं उनको हम रासायनिक क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, तथा जो नया प्रोडक्ट बनता है या नया यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक। सिंपल तरीके से उसको उत्पाद कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया है तो इसके कुछ अभिलक्षण भी होंगे हमारे। क्या होंगे? अभिलक्षण भी होंगे। तो अभिलक्षण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जब हमारी होती हैं तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारे बहुत सारे ऐसे अभिलक्षण होते हैं जो कि आपको यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे ताप ताप का निकलना होता है, रंग परिवर्तन होता है, ठीक है, रंग परिवर्तन हो जाता है, ताप हो जाएगा और हमारे ऊष्मीय प्रभाव पड़ जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे अभिलक्षण भी कुछ होते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके बाद ये कुछ अभिक्रियाएं जब भाग लेती हैं तो इनमें ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे कलर का परिवर्तन हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। मान लो कि जब किसी के साथ जो रिएक्शन करेगा तो उसमें रंग परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद इसमें ताप, मतलब ऊष्मा ऊष्मा जैसे ऊष्मा परिवर्तन बोलते हैं कि जैसे मान लो अगर आपका चूना है, जो कलई होती है ना, जैसे घर पे जो हम लोग घर पे कलई करते हैं, पूछते हैं घर को, तो उसमें क्या होता है जब उस कलई को जब पानी में डाला जाता है तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, बुलबुले निकलने तो हीट, मतलब उसमें ताप होती है, जनरेट क्या होती है? ताप निकलने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? ताप में परिवर्तन। तो ऐसे हमारे ये अभिलक्षण भी होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आता है? रासायनिक क्या होता है? समीकरण।
रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक समीकरण हमारा सिंपल तरीके से कहते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखना क्यों जरूरी होता है और अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है, तो ये चीज भी इसमें समझाते हैं आपको। देखो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण को सीधा कह सकते हैं कि जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे तत्वों से के प्रतीक से एक समीकरण बनाया जाता है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी से हमारा क्या बने एक समीकरण कहते हैं ना, एक हेडिंग आपकी लिखी हुई मिलेगी रासायनिक समीकरण को लिखना, ये हेडिंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप ये समझा सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों जरूरी होता है। तो रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो जो हमारे तत्व होते हैं, तत्वों के जो प्रतीक होते हैं, जो तत्वों के प्रतीक से एक समीकरण बनता है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ये इसके लिखा जाता है। और इसको लिखना क्यों जरूरी होता है, तो बाबू मैं आप लोग समझा दे, इसलिए इनको जरूरी होता है लिखना क्योंकि अगर रासायनिक समीकरण को हम लिखेंगे, अगर जैसे मान लो जो तत्व हमारे हैं, अब तत्व आप जैसे मान लो Na है, Na क्या है, Na को हम क्या बोलते हैं, इसको सोडियम कहते हैं। अब इसको सोडियम कहते हैं, अब सोडियम आपको पता ही नहीं, अब तत्व मैंने लिख दिए लेकिन उसके प्रतीकों के नाम आपको पता ही नहीं, तो आप क्या जानोगे कि ये सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, क्या चीज है। तो ये इसको मतलब कि इनके प्रतीकों द्वारा एक समीकरण बनाया जाता है जिसको हम रासायनिक समीकरण को लिखना कहते हैं। अब देखो अगली हेडिंग आती है आपकी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपका केमिस्ट्री में हाई स्कूल इंटर में दोनों में ही आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, महत्व क्या है इसका, तो वो चीज आप पहले समझिए। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर जो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो दोनों तत्व होते हैं, संतुलित करना क्यों होता है कि जो हमारे दोनों तत्व हैं तो दोनों तरफ एक बराबर बैलेंस में रहें, मतलब बराबर रहें, तो उनको हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। तो जैसे अगर मान लो हमारे हाइड्रोजन परमाणु इधर 4 हैं, तो इस साइड जो हमारा उत्पाद बना उसमें भी आपके कितने होने, 4 ही होने चाहिए। अगर इधर Na के 4 हैं तो इधर भी 4 होने चाहिए, मतलब दोनों तरफ जो उनका इक्विवेलेंस हो वो दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए। ये हमारे क्या होता है, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। चीज समझ आ गई नहीं आ गई, कि ये संतुलित करना बहुत आवश्यक होते हैं। अब देखो कि क्या होता है यहाँ से लेके, अब रासायनिक समीकरण से लेकर और भी आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो आपको समझाते हैं मैं। संतुलित करना, देखो अब मैंने आपको संतुलित करना बता ही दिया है, तो क्वेश्चन क्या आएंगे, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, संतुलित करने का महत्व क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, किसी भी प्री में अगर आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हो। इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो और अपनी एक नोट्स बनाते रहना। ठीक है, चलिए आपके देखो समझते हैं। अब आपके क्या है कि रासायनिक अपकरणियां जो है उनके कितने प्रकार होते हैं, जो रासायनिक अपकरणियां जो हमारी हैं उनके प्रकार क्या हैं, तो ध्यान रखना बाबू, उनके प्रकार जो हमारे हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 5 प्रकार के। ये शायद आप लोगों ने पढ़ रखे भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ रही, पसीना निकल रहा है, ठीक, टेंशन ना लीजिए। देखिए तो इसमें कितने 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका एक होता है संयोजन अपक्रिया, आप नोट करना चाहो तो लिख भी लो। एक कौन होता है, संयोजन अपक्रिया। यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर 1 में संयोजन अपक्रिया। दूसरी हमारी होती है वियोजन अपक्रिया, इसको विद्युत वियोजन अपक्रिया होता है, अपघटन भी कहते हैं इसको। तीसरी आपका होता है विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। चौथी आपकी होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, और पांचवी आपकी होती है उपचयन, उपचयन व अपचयन। क्या होंगे ये, आपकी 5 प्रकार की अपक्रियाएं हो गई। अब आप कहोगे रेडॉक्स अपक्रिया भी सर होती है, तो जो आपके लास्ट में उपचयन और अपचयन होता है, इसमें आपका क्या आ जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया आ जाती है। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो देखो आपको समझाते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर संयोजन अपक्रिया हो गए, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया और अपचयन उपचयन अपक्रिया हो गई। ये आपके 5 प्रकार की अपक्रिया, इन 5 प्रकार की अपक्रियाओं को आपको समझाते हैं। आगे भी हेडिंग में हो तो वो चैप्टर में हो है तो बहुत सारा, लेकिन उस चीज को आपको बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं देना है। जो मेन चैप्टर में वो ही आपको ध्यान देना है। समझा के नहीं आगे। अब बारात में आप जा रहे हो, जो आपको खाना भाई उस चीज पे ध्यान दो ना, कि सारी चीजों क्या जरूरी है, कि इधर ताकना उधर ताकना क्या चीज है क्या नहीं है। भाई बारात में जिस चीज के लिए उस काम को करिएगा, इधर उधर क्यों झांकने का। उसी तरह के चैप्टर में अब क्या करते हैं कि आजकल के लड़के बारात में कहीं पे जाते हैं तो इधर उधर तो पहले लड़कियों को झांकना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन चीजों को ना देखकर इसमें ध्यान रखना, चैप्टर तो बहुत बड़ा है सब कुछ समझने के लिए, लेकिन कुछ नहीं, जो आपका पेपर के बेस पे है
जो पेपर में आपके आने के चांस है उस पर आप ध्यान दीजिए, अदरवाइज इस चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देने का। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि आपका संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन। देखो संयोजन क्या होता है? संयोजन मतलब होता है वो मिलना। क्या होगा? मिलना। जो हमारी दो चीजों को मिला दे उसे क्या कहते हैं? संयोजन। तो कह सकते हैं हम कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमारे तत्व मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक क्रिया का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया बनती है। ठीक है, जैसे अगर हम आपको समझाना चाहें तो यहाँ पर समझ सकते हो कि जैसे ए और प्लस बी, जैसे ये जो हमने आपको लिखी थी यहाँ पर, ठीक है, ये लिखी थी सेम यही होती है। ये एक ये होगा, एक ये होगा, इन दोनों को हमने मिला दिया आपस में, क्या बन गया? ए और बी बन गया। ठीक है, जैसे एक लड़का और लड़की दोनों को आपस में शादी कराने के बाद क्या हुआ? उनका संयोग हो गया, दोनों का मिल गया, तो मिल जाना ही क्या है? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ए और बी को, ये हमारे तत्व हैं, अभिकारक हैं, इन अभिकारकों को दोनों को हमने मिलाया तो हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या कहलाएगा? ये हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अब यहीं पर आपकी जो दूसरी हेडिंग आती है वियोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया आप शायद समझ गए होंगे कि दोनों को आपस में मिला दिया, क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। जैसे पति और पत्नी को, जो लड़के होते लड़के लड़की दोनों शादी करा दी जाती है, क्या हो गया? संयोजन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका आता है वियोजन, तो वियोजन माने होता है बिछड़ना। क्या होता है? बिछड़ना। तो क्या होता है कि एक तत्व से एक उत्पाद है, उस उत्पाद से हमने दो तत्वों में विभाग अपकारक निकाल दिए, तो वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया मानते हैं। अब ये इसको उल्टा कर देते हैं। ए और बी है, इसको हमने क्या किया? तोड़ के हमने अपना अलग अलग कर दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका वियोजन। वियोजन मतलब आपने सुना होगा वियोग रस। वियोग रस हिंदी में आपको मिलेगा ग्रामर में। तो उसमें क्या होता है कि वियोग रस कैसे कहते हैं? बिछुड़ जाने को वियोग। तो भाई आपका वियोजन जो है, इसमें क्या होगा? यहाँ पर हमने मतलब कि जो लड़का और लड़की थी, इन दोनों को क्या कराया? इनकी हमने शादी करा दी। यहाँ पर शादी जब कराई तो ये दोनों का क्या हो गया? यहाँ पर एक उत्पाद बन गया नया। ठीक है, जोड़ा हो गया। लेकिन उन्हीं दोनों को शादी के बाद क्या हो गया? इनका दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया मतलब दोनों का छोड़ा छाड़ी पे नंबर आ गया, कोर्ट में इनका क्या हुआ? पेश किया गया, तो इनको पता चला कि दोनों का क्या हो गया? डिवोर्स कर दिया गया। तो जो डिवोर्स इनका दोनों को हो गया, वो क्या कहलाएगा? हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब ये वियोजन ही है, तो संयोजन क्या किया था? हमने मिलाया था, लेकिन वियोजन क्या करते हैं? दोनों को अलग अलग कर दिया। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन माने होता है दूर दूर हटना। क्या होता है विस्थापन मतलब? लेकिन विस्थापन यहाँ पर देखो दूसरा चांस होगा। मान लो इसमें दो तत्व होंगे आपके, क्या होंगे? दो तत्व होंगे, इन दो तत्वों से एक दूसरे से विस्थापन किया जाएगा। मान लो यहाँ पर आपका क्या है? ए है, प्लस आपका यहाँ पर बी सी है, बी और सी। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा तो यहाँ से एक वियोजन करेगा, मतलब एक जो आपका अभिकारक है, ये अभिकारक उठकर उधर जाएगा, तो इसके साथ क्या होगा? ये इसके साथ मिल जाएगा जाके, ए और बी दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, ए और प्लस में सी अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया? ये विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? भाई अपनी जगह इसने चेंज कर दी। क्या कही बाबू? चेंज की। इन्होंने अपनी जगह यहाँ से जहाँ पे बैठा था वहां से हट के दूसरी मीटिंग चला गया। दो लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग कर रहे थे बैठे बैठे, एक लोग इधर थे, एक मीटिंग इधर थी, एक मीटिंग इधर थी। इसमें से क्या हुआ? एक व्यक्ति उठा और इसमें चला गया। तो ये जो व्यक्ति उठ के इधर चला गया उसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तुम यहाँ से हमारी मीटिंग से उठ के दूसरी मीटिंग क्यों पहुंच गए, या दूसरे समूह में क्यों पहुंच गए? वो आपका क्या कहेगा? विस्थापन कहलाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो ये विस्थापन था। तो कैसे हमने यहाँ पर आपको समझाया, ये विस्थापन यहाँ पर सिंपल तरीके से समझ लो, कोई कठिन ज्यादा नहीं है। विस्थापन कुछ है भी नहीं ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये वाला उठाया, ए और बी और सी जो थी, इनमें से उठा, तो जो बी था, ये जो बी और जो सी के, बी जो था सी के साथ, तो सी के साथ ना मिलकर ये ए के साथ मिल गया, क्योंकि इसे ए पसंद आ गया। समझा गया ना? क्या इसी तरीके से आपने देखा होगा, जब लड़के लड़के दो दोस्त होते हैं तो उनकी एक जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो अपने दोस्त को छोड़ दो, क्या चल तू इधर हट, मैं तेरे साथ इधर को निकलता हूँ। ठीक है, वो उसके साथ में चला जाता है और अपने दोस्त को छोड़ देता है। उसी को कहते हैं विस्थापन। तो वो उन्होंने क्या कर दिया? विस्थापन दोनों ने कर दिया। तो विस्थापन हो गए, तो ये क्या है? विस्थापन। अब देखो द्विविस्थापन समझाते हैं आपको। देखिए बाबू, द्विविस्थापन क्या होता है? द्विविस्थापन सिंपल तरीके से अगर आप समझो यहाँ पर, तो इसमें भी आपका क्या होगा? जैसे ए और बी इकट्ठे होंगे और प्लस आपका बी, वो सी और डी होगा। यहाँ पर क्या होगा? सी और डी, सी और डी। यहाँ पर ए और बी था, यहाँ पर सी और डी था। इसमें द्विविस्थापन क्या होगा? दोनों का तत्व अलग अलग हो जाएंगे। जैसे दो लड़के थे, दो लड़कियां थी। ठीक है, इधर को दो लड़के मान लो, इधर को दो लड़के मान लो। इसकी इसके साथ गर्लफ्रेंड ये बन गई और इसकी इसके साथ बन गई। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका इसके साथ हो जाएगा, तो बी और सी यहाँ पर एक बन जाएंगे और प्लस इधर ए और डी मिल जाएंगे। तो ये आपका दो विस्थापन होगा। दोनों ने अपना अलग अलग, दोनों ने क्या कर लिया? चॉइस कर लिया, पार्टनरशिप बना लिया, पार्टनर चूज कर लिया अपना लाइफ पार्टनर, और दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अभी तक तो ये दोस्त दोस्त फ्रेंड फ्रेंड थे, लेकिन इनको जैसे ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिला, वैसे ये क्या हुआ? दोनों को दोनों अलग हो गए और अपने अपने अलग बन के जाते हैं। समझा गया? तो इस तरीके ये दो विस्थापन प्रक्रिया होती है। ये क्या कहलाती है? ये आपकी दो विस्थापन प्रक्रिया होती है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पर क्या था कि ये दोनों दोस्त दोस्त है, लेकिन यहाँ पर आने उन्होंने एक अपनी अपनी जगह चेंज कर दी। ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो दोनों को जो चेंज हुई उसको द्विविस्थापन कहते हैं, कि दोनों लोग चेंज कर रहे हैं।
इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। अब देखो आ गया उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन में क्या होगा, देखो इसी तरीके से ही हम आपको समझा देते हैं। देखो डी जो है, यहाँ पर हमने डी नहीं बनाया, डी बना दिया। डी, देखो डी जो है इसके साथ मिल रहा है और ए जो है ये इधर आ रहा है। समझा गया नहीं क्या? तो यहाँ पर देखो एक तरीके से सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा और ऑक्सीजन का ग्रहण होगा, तो वहाँ पे क्या करें, इसी का उल्टा कर दिया जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाएगा और हाइड्रोजन का ह्रास किया जाएगा, तो इन्हीं में अपचयन और उपचयन होता है, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी उपचयन और अपचयन जब किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण और ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास मतलब होता है छोड़ देना, उसको हटा देना। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन थी, ये इसके साथ इधर जा रही थी और ये था हाइड्रोजन इसके साथ इधर ग्रहण कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों जो क्रियाएं हो रही हैं इनको क्या लेंगे, इसको अपचयन और उपचयन क्रिया कहेंगे। इसी क्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। इतनी चीज समझ आ गया कि नहीं आ गई? ये 5 आपकी थी, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको समझा दी। अगला आपका चलता है दहन। क्या चलता है? दहन। तो देखिए दहन आप समझिएगा, मैं आपको आगे दहन समझाता हूँ। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा निकाल देते हैं, निकालने के बाद फिर आपको आगे बताते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपल समझना है। आज हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख कर नहीं समझाया, ठीक है। आपको हमने पहले नोट नहीं बनाया, ये जो हम बोल रहे हैं ना उसी को आपको नोट बनाना खुद। हम देखते हैं कितने लोग आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है कि ऐसे लिख कर, तो बता देना, आप लोग कमेंट कर देना, हम आपको पहले लिख के उसके बाद आपको समझा दिया करेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में थोड़ी फायदा हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको ऐसे भी समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो अब अगला क्या आता है, आपका दहन आता है। तो देखो दहन आपको समझाते हैं। दहन क्या था, मार्कर भी हमें लगता थोड़ा अपना रुख दिखा रहा है। दहन, दहन क्या था, सीधा सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। दहन हमारा होता है कि वह जो वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क या वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर वो क्या हो जाए, जलने लगता है, तो उसको हम दहन कहते हैं। क्या कहते हो? दहन कहते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी चीज लेते हैं, देखो अगर माचिस आप लोग जलाते हो, जो माचिस का आप लोग तीली जलाते हो, उस तीली में अगर ऑक्सीजन अगर निर्वात में आपको बैठा दिया जाए और आप जलाते जलाते थक जाओगे, लेकिन कभी भी आप जला नहीं सकते। समझा गया नहीं आगे? कभी भी आप पे नहीं जलेगी, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन होगी नहीं तब तक, या वायु जब तक होगी नहीं तब तक आप जला ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो रिएक्शन ही उसके साथ नहीं करेगा और वो जलेगा ही नहीं। तो ये आपका दहन होता है। यहाँ पर आपको समझेगा क्या होगा, दहन होगा कि वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जो वस्तुएं जलती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है। तो इतने चीज समझ में आ गई ना। कि अगला आपका है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। देखो संक्षारण भी आप समझिए, मैंने बोल दिया ना इस चैप्टर में आपको छोड़े कुछ नहीं, जो भी हेडिंग है ना सारी आपको बता देंगे, लेकिन मैन बताएंगे कि जितनी आपकी खिचड़ी है वो कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, ना वो आपको समझाने वाले हैं। सिर्फ आपकी जो हेडिंग है, जो पेपर के बेस पे आने वाली, जो आपके बोर्ड एग्जाम पे आने वाली है, वही बताई जाएगी, अन्यथा कुछ भी नहीं बताई जाएगी। चलिए आगे देखिए। तो संक्षारण क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हो लोहा होता है, लोहा ही है। इस लोहे में क्या किया जाए, इसमें जंग लग जाती है, भूरे कलर की जो जंग लग जाती है, तो सिंपल तरीके कह सकते हैं कि अम्ल तथा आर्द्रता के संपर्क में आने पर जो लोहे पर भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं लोहे या जंग लगना। क्या कह सकते हैं हम इसको, जंग लगना। क्या बोलेंगे, जंग लगना। समझा गया नहीं गया? इसको संक्षारण कहते हैं। अब देखो जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि लोहे पे ही लग जाए, चांदी पे लग जाती है, कॉपर पे लग जाती है। कॉपर देखा, अगर कॉपर का नमी के साथ जड़ा हो तो वो क्या होता है, उसमें हरे कलर की परत चढ़ जाती है, तो ये क्या है, सर संक्षारण होते हैं। लकड़ी दीमक लग जाती है तो ये भी संक्षारण हो गया। लोहे पे जंग लगी तो संक्षारण हो गया। इस प्रकार की जो सारी होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको संक्षारण कहते हैं। इन संक्षारण को बचाव करने के लिए हम पेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर लोहे पर हम पेंट कर देते हैं तो उसको संक्षारण से बचाई जा सकती है। अन्यथा अगर लोहे को अगर आपने बरसात के मौसम में छोड़ दिया तो आधा आधा रह जाएगा और सारा का सारा जो होगा जंग खा जाएगी। जो हमारी जो जंग होगी, जिसे हम काई बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, वो सारी के सारी लूट कर चबा जाएगी। समझा गया? तो वो क्या करते हैं, संक्षारण करते हैं। अगली हेडिंग जो आपकी है विकृत गंधता। लास्ट हेडिंग जो आपकी है वो क्या है, विकृत गंधता। देखो विकृत गंधता क्या होती है, विकृत गंधता आपको समझाते हैं। जैसे एक सिंपल तरीके से अगर आपको समझाते हैं विकृत गंधता क्या है, तो विकृत गंधता जो हमारी होती है वो आपका जो भोजन होता है, जो आपका खाना होता है, इस खाने में क्या होगा कि सिंपल तरीके से जो खाना महक देने लगता है, तो वो खराब हो जाए, खराब होने के बाद वो क्या महक देने लगता है, तो जो महक जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें जो होती है उसी को कहते हैं विकृत गंधता। सिंपल तरीके से समझिए, जो वसा युक्त या तरलीय पदार्थ ज्यादा दिनों तक रखने पर उसमें जो गंध जो आने लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं।
क्या कह सकते हैं, वसा युक्त तैलीय पदार्थों को ज्यादा दिनों तक रखने पर उसमें गंध आने लगती है, उसे जो हम विकृत गंधता कहते हैं। बस इतना ही विकृत गंधता लिखना है अगर आपकी हेडिंग आ जाती है तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात को? इतना आपको सिर्फ इस वीडियो में था, ये आपका पूरा चैप्टर था जो कि आपका केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं था। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा आपको मैंने चैप्टर का निचोड़ आपको समझा दिया इस वीडियो में। तब भी अगर इस तरीके से समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, आपको पूरा हम लिख के दोबारा फिर से इस वीडियो कर देंगे। मेहनत आपके लिए जारी रहेगी, बस आपको ये है कि ईमानदारी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, बेल आइकन जो है ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे आपका कोई भी न्यू वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और वो आप चीज देख लो। ठीक है, और प्यारा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।